जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का राजधानी कोचिंग सेंटर पे। और जैसा कि आपको सबको पता है कि बिहार सिविल कोड प्यून का जो मैथ का टेस्ट चल रहा था, उस टेस्ट में जो पैकेज नंबर 2 है, जिसमें टेस्ट नंबर 6 का ये जो डिस्कशन है 35 क्वेश्चन का आपको इसमें देखने के लिए मिलेगा। तो आप इस वीडियो को पूरा वॉच करिएगा। तो ये पूरा का पूरा 35 क्वेश्चन जो आपका बेहतरीन जो कॉन्सेप्ट है, इससे आपको निकल के आएगा और आप बेहतरीन कर पाएंगे। यानी आपको किसी क्वेश्चन के बेहतरीन मेथड की तलाश होगी तो आप इस वीडियो को देख करके सीख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं और बहुत ही शानदार तरीके से हर एक सवाल का बेसिक से लेकर के हाई लेवल तक का और शानदार क्वेश्चन का डिस्कशन भी हम लोग देखेंगे। तो यहाँ पे बात करते हैं हम लोग पहले क्वेश्चन की। तो कह रहा है, बहुत ही छोटा और बहुत ही शानदार प्रश्न है, किसी धनात्मक 2 अंकीय संख्या 6 से विभाज्य है। तो इस सवाल में कुछ है नहीं, 6 से कटने वाला अगर से बड़ा छोटा ऐसा कुछ पूछता तो फिर सोचबो करते, लेकिन 6 से तो सीधा 12 ही कट गया, तो बात खत्म हो गया। इसमें आपको ज्यादा बुद्धि लगाने की जरूरत नहीं है। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। तो 4 लगातार विषम संख्याओं का योग कितना है? 328 है। तो सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। मैंने आपको बहुत पहले जो मैं बच्चों को पढ़ाया हूं टारगेट में, उन लोगों को पता होगा कि जब कभी भी आपसे नंबर पूछे तो इसके जोगफल में आप 4 से भाग देकर के एवरेज निकाल लीजिए। एवरेज जब आप निकालिएगा तो कितना होगा? तो 328 में किससे भाग दीजिएगा? तो 4 से। कितना हो जाएगा आपका? 82। अगर आप बात करते हैं 4 विषम संख्या का, तो 2 गो संख्या इधर होगा और 2 गो संख्या इधर होगा, बीच में आएगा उसका एवरेज। अगर थोड़ा सा अगर कोशिश कर लिया जाए तो इसके जस्ट पीछे जो नंबर है वो 81 होगा और 79 होगा, क्योंकि ये क्या बोला है आपसे? विषम, लेकिन सबसे बड़ी संख्या बोला है। तो अगला संख्या 83 होगा, फिर उसके बाद 85 आपका आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर किसमें है? ए में है। तो बड़ी संख्या पूछा तो 85, छोटी पूछा तो 79 कर सकते हैं। आपको अगर मान लीजिए बहुत बड़ा रहता तो कुछ करने की जरूरत नहीं था। इस 83 में 2 तो आपको संख्या ही था, 1 तो पता ही चल गया, 1 नंबर और चाहिए, तो 2 जोड़ दिए तो क्या हो गया? 85। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। तो 2 संख्याओं का एलसीएम उनके एचसीएफ का 4 गुना है। अगर एलसीएम की बात करें तो एचसीएफ का क्या है? वो 4 गुना है। कह रहा है कि साथ ही दोनों का योगफल, मतलब कि एलसीएम प्लस एचसीएफ बराबर कितना दिया है? 125। तो कह रहा है कि यदि एक संख्या 100 है तो दूसरी संख्या क्या होगी? देखिए, सवाल छोटा होने से गलतियां ज्यादा होने की संभावना होती है। अगर हम एलसीएम के जगह पुट कर दे 4 इंटू एचसीएफ प्लस एचसीएफ बराबर 125, तो 5 एचसीएफ बराबर 125। तो एचसीएफ बराबर क्या हो गया? 25। अब यहां से बात करेंगे, एचसीएफ अगर 25 हो गया तो एलसीएम कितना हो जाएगा? तो एलसीएम हो जाएगा आपका 4 इंटू एचसीएफ, मतलब 4 गुना 25 यानी कि 100। अगर थोड़ा सा आप कष्ट करिएगा तो इसका हो गया 100। यानी कि देखिए, एलसीएम गुना एचसीएफ बराबर फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर। अगर एलसीएम की बात करेंगे तो 100 और एचसीएफ की बात करेंगे तो 25, और एक नंबर आपका 100 दिया है तो दूसरा नंबर आप निकाल सकते हैं। 100 से 100 कट गया तो दूसरा नंबर हो गया आपका 25, जो कि ऑप्शन नंबर कहाँ है? तो बी में है। ये बहुत ही शानदार प्रश्न था और इसमें ज्यादा आपको पैनिक और घबराने की जरूरत नहीं थी। अगले सवाल की तरफ चले तो सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है। आप सबको पता होना चाहिए कि जो सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है उसमें पहले हम लोग बोर्ड मास के नियम का पालन करेंगे। तो देखेंगे तो पहले हम लोग ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। तो हो गया 6 दूना 12, 1 13/6 और प्लस 18 और 13 कितना हो जाएगा आपका? 31/18। साथ ही साथ माइनस 1/6 और गुना 16, और ये इस डिवाइड में दिया है तो इसको 1/4 लिख सकते हैं। 4 से इसको 4 बार में काट सकते हैं। बहुत सिंपल है, इसको आप सॉल्व करिएगा तो इसका एलसीएम हो जाएगा कितना? 18। 13 तिया 39, क्योंकि 6 तिया 18 प्लस 31 और माइनस 6 तिया 18, तो कितना हो गया? 3। अब गुना कर देंगे तो हो जाएगा आपका 4। अगर हम थोड़ा सा कोशिश करें इसको घटाने का तो 39 में से 3 गया तो 36, और 36 और 31 कितना हो जाएगा आपका? 67 बटा 18, गुना कितना हो गया? 4। अगर हम बात करते हैं तो 2 से 2 बार में, 2 से 9 बार में, तो 67 दूना कितना हो गया आपका? 134/9, जो कि कहाँ पे दिया हुआ है? आपका ऑप्शन नंबर सी में दिया है। तो यह सिंप्लीफिकेशन का सवाल है, कोई इसमें बहुत ज्यादा घबराने वाला बात नहीं है, ठीक है ना? ये नॉर्मल है। और हालांकि बिहार सिविल कोड प्यून का पेपर बहुत ज्यादा हार्ड नहीं होता है,
वो बिल्कुल आपका इजी, थोड़ा सा मॉडरेट 2-4 सवाल होंगे। अगर 2-4 सवाल मॉडरेट नहीं होंगे तो फिर एग्जाम का जो आनंद है, जो फीलिंग्स है, वो आपको नहीं आएगा। ठीक है, तो बिल्कुल भी आपको नहीं घबराना है और कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। ठीक है, अगले सवाल की तरफ चलते हैं 55 नंबर में। तो आप यहाँ पे ध्यान दीजिए, एक्स का वैल्यू आपसे पूछा है। देखिए पहले इसको सॉल्व कर लेंगे। इसको सॉल्व करेंगे तो 5 दूनी के 10 एक 11/2, 10 एक 11/2 को करेंगे तो कितना हो जाएगा 2/11, 11 और 2 कितना हो गया 13/11। ये 13/11 तो ऊपर हो जाएगा 11/13। ठीक है, यानी कि आप 2 बराबर लिख सकते हैं x प्लस 11/13। तो x बराबर क्या हो जाएगा 2 माइनस 11/13। तो 13 दूनी के 26 में से 11 गया तो कितना हो गया 15/13, जो कि कहां पे ऑप्शन नंबर डी में है। ठीक है, तो इसमें आपको बिल्कुल भी घबराना नहीं है, बहुत ही शानदार प्रश्न था। ठीक है, तो अब बस कुछ नहीं करना है, इसको उलटते चलना है। जैसे 10 5 दूनी के 10 एक 11/2 है तो 2/11 हुआ, 11 2 13/11 को उल्टेंगे तो 11/13 हुआ। वही चीज हम यहाँ लिख करके इसको क्या कर दिए, सॉल्व कर दिए। तो बहुत बड़ा क्वेश्चन नहीं था। आइए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। एक क्रिकेटर के 20 मैचों में औसत स्कोर 52 रन है। इनका उच्चतम स्कोर इनका न्यूनतम स्कोर से 120 रन अधिक है। यदि इन दो पारियों को हटा दिया जाए तो शेष 18 मैचों का औसत 50 रन हो जाता है। तो क्रिकेटर का अधिकतम स्कोर क्या? देखिए हम तो इसको डेविएशन मेथड से भी निकाल सकते थे, लेकिन जो बच्चे शायद मेरे वीडियोज को देख रहे होंगे तो मैं ऐसा नहीं कहूंगा कि वो सीजीएल के स्टूडेंट होंगे, वो बिल्कुल बेसिक से बनाने वाले स्टूडेंट होंगे। क्योंकि जो विद्यार्थी सीजीएल लेवल का होगा वो तो शायद इस वीडियोज को नहीं देख सकेगा। अगर होगी आप लोग होइएगा भी तो माफ करिएगा। ठीक है, क्योंकि मैं जो सच्चाई हो ना वो मैं बोलता हूँ। ठीक है ना, तो मैं कोशिश करूंगा कि हर वो बच्चा सीख पाए जिससे मेरा जरूरत पड़े इस वीडियोज का, वो वीडियोज को अच्छे से वॉच करे। अगर हम आपको बेसिक से बात करते हैं तो 20 संख्या का एवरेज अगर कितना है 52 है, तो सम की बात करें, योगफल की बात करें तो बहुत सिंपल है कि 20 में आप 52 से गुणा कर दीजिए तो कितना हो जाएगा आपका 0, 2 से 4, 2 5 10, 1040। लेकिन अगर इसमें से 2 पारी को हटा दे तो 18 मैच का अगर योगफल की बात करें तो 18 मैच का एवरेज जो है वो कितना दिया है 50। तो यहाँ पे अगर सम बात करते हैं, योगफल की बात करते हैं तो हो जाएगा 18 गुना 50 यानी कि 900 हो गया। तो टोटल अगर बात करें यहां से तो 0, 4 और 10 में से 9 गया 1, 140 आपका क्या हो गया, वो दो संख्या का योग हो गया। दो संख्या का क्या हुआ, योग हो गया। अगर थोड़ा सा आप कोशिश करिएगा तो एक हो गया आपका मैक्सिमम और एक हो गया आपका मिनिमम। आपसे बोला है क्या कि मैक्सिमम और मिनिमम में अंतर 120 रन का है। एक को x बोल दें तो x प्लस क्या हो गया 120 और दोनों को जोड़ दिए तो कितना हो गया 140। यहां से देखेंगे तो 2x प्लस 120 बराबर 140। अगर घटा दिए तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा, 140 में से 120 गया तो 20 और 2 से काटे तो हो गया 10, यानी x का वैल्यू 10 आ गया। और आपसे बोल रहा है कि अधिकतम बताइए, तो x में आप 120 जोड़ दीजिएगा तो 120 और 10 130 आपका आंसर हो जाएगा। तो बिल्कुल आपका राइट आंसर है और बहुत ही शानदार प्रश्न था। और इस तरह के सवाल आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो ये बेसिक से आप अच्छे से बना सकते हैं, ज्यादा इसमें इधर उधर करने का जरूरत आपको नहीं है। एक बल्लेबाज अपनी 11वीं पारी में 88 रन बनाता है जिससे उसका औसत स्कोर 4 बढ़ जाता है। 11वीं पारी के बाद उसका औसत स्कोर ज्ञात करें। सुनिए, वो 10 पारी खेला तो उसका एवरेज मान लीजिए x था। फिर चलेंगे हम लोग शॉर्ट तरीका पे भी चलेंगे। एक पारी 11वीं जो खेला ना उसमें वो बनाया 88 रन, तब पूरे 11 पारी का उसका स्कोर हो गया x प्लस 4। अगर बेसिक की बात करें तो जब 10 में x से गुणा कर देंगे तो टोटल हो जाएगा 10x में 88 जोड़ दिया जाए तो 11 इंटू कितना हो गया x प्लस 4 हो गया, यानी कि 10x प्लस 88 बराबर 11x प्लस 44। अगर हम इधर इसको घटा ले तो x बराबर क्या हो जाएगा 44 हो जाएगा। लेकिन आपसे पूछा है क्या कि 11वीं पारी का औसत स्कोर निकालिए, तो 11वीं पारी के बाद x प्लस 4 है, मतलब कि 44 प्लस 4 बराबर क्या हो गया 48 आपका आंसर हो जाएगा 48। लेकिन अगर हम शॉर्ट तरीका की बात करें, अगर हम शॉर्ट तरीका से इसको बनाने का कोशिश करें तो एक बात ध्यान रखिएगा, 11वीं पारी में 88 रन बनाता है, यानी कि 88 रन तो वो बनाया, लेकिन जिसके कारण पीछे के जो 10 पारी थे वो उसमें 4 बढ़ गया, मतलब 10 गुना 4 40 रन बढ़ गया, यानी कि आपका बच कितना आ गया 48। वही आपका क्या हो गया
पूरे का एवरेज हो गया। तो डायरेक्ट आप यहां से भी आंसर निकाल सकते हैं। तो बिल्कुल शॉर्ट तरीका से आप निकाल सकते हैं। तो ये शॉर्ट तरीका है कि अगर पूरे 11 पारी में 4 4 बढ़ा है, मतलब कि जैसे 10 पारी का घटा देंगे, चूंकि 11 पारी में तो खेला ही है, तो 10 पारी तक 4 4 बढ़ा, यानी कि 88 में से 10 चौका 40 घटा दिए तो 48 जो है उसका एवरेज हो गया। टोटल कितना एवरेज हो गया दोस्त? तो 48 हो गया। आइए अगले सवाल में बोल रहा है कि पी रेशियो क्यू और क्यू रेशियो आर हो गया आपका 11 रेशियो 12। तो P प्लस क्यू, यानी कि देखिए ये P प्लस क्यू की बात बोला है, यानी दोनों को जोड़ दीजिए। 10 11 कितना हो गया? 21। Q प्लस आर की बात करेंगे तो 11 12, Q प्लस आर की बात करेंगे तो 11 12 कितना हो गया? 23। और R प्लस P की बात करें, R और P की बात करें तो 10 और 12 कितना हो गया? R प्लस P की बात करें तो R का वैल्यू हो गया 12 और P की बात करें तो हो गया कितना आपका? 10, यानी कितना हो गया? 22। तो 21 23 और 22, 21 23 और 22 जो कि ऑप्शन नंबर कहाँ है? तो ऑप्शन नंबर ए में है। तो बिल्कुल ये राइट आंसर है और बिल्कुल भी आपको घबराने की जरूरत नहीं है। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। तो 5 10 और 12 का चौथा समानुपाती ज्ञात करें। 5 10 और 12 का आपको डी निकालना है। तो आप सबको पता होना चाहिए कि डी बराबर जो होता है BC बटा ए होगा, और इसमें एक बराबर हो गया 5 और बी बराबर हो गया आपका 10 और सी बराबर हो गया 12, यानी कि 10 गुना 12 और बट्टा में 5 कर दिए, 5 से 2 बार में, तो 12 दूनी के हो गया 24, जो कि ऑप्शन नंबर किस में है? तो बी में है। ऑप्शन नंबर किस में है? तो बी में है। ठीक है ना। आइए 60 नंबर सवाल में चलते हैं। 25 लीटर नमक के घोल में नमक की मात्रा 6% है, तदनुसार इस घोल में कितना पानी और मिला दिया जाए कि नमक की मात्रा 5% हो जाए। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। और बात किया जाए तो नमक की मात्रा 6% है, तो 6% का फ्रैक्शन वैल्यू हुआ 3/50, यानी कि टोटल जो मिक्सचर है वो 50 है और उसमें नमक कितना है? 3 है। अगर हम बात करते वाटर और सॉल्ट की, तो सॉल्ट हो गया 3, तो वाटर हो जाएगा 47 47, यानी दोनों मिलके क्या हो गया? 50। कह रहा है कि इसमें कितना पानी और मिला दिया जाए ताकि नमक हो जाए 5%। 5% का वैल्यू 1/20, यानी 20 में सॉल्ट 1 हो जाए तो 19 हो जाए। देखिए हमेशा से हम बोलते आए हैं कि अगर आप उस घोल में पानी मिला रहे हैं तो वाटर का मात्रा क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। तो इधर आप कितना से गुना कर लीजिएगा? आप इधर यहां से आप देखा जाए 5% बोला है ना, तो बहुत सिंपल ही है, कोई बहुत बड़ी चीज है नहीं। तो चलिए हम यहाँ पे वाटर को सेम नहीं करेंगे, सॉरी हम उल्टे कर दे रहे हैं। वाटर मिला रहे हैं तो साल्ट को सेम करिएगा। क्या सेम करिएगा? तो साल्ट को सेम करिएगा। साल्ट को सेम करिएगा। रुकिए रुकिए, थोड़ा सा इरेज हो गया। अब सॉल्ट को सेम करेंगे तो इधर कितना से गुना? 3 से। इधर कितना? 1 से। इधर 1 से तो इधर 3, तो इधर भी 3 से। अगर मिक्सचर की बात करें तो 25 लीटर नमक के घोल में टोटल घोल देखिएगा तो 47 3 कितना हो गया? 50। और बोलिए कि वाटर 47 से कितना हो गया? 19 या 57, यानी कितना हो गया? 10 हो गया। पहले एक बार ध्यान से देखिए, हमने आपको क्या समझाया कि अगर आप पानी मिला रहे हैं तो नमक आपका इक्वल होगा, नमक मिलाते तो पानी इक्वल होगा। इसमें हम पानी मिला रहे हैं तो सॉल्ट इक्वल होगा, यानी सॉल्ट को इक्वल करने के लिए 3 से नीचे गुना, 1 से ऊपर गुना, 3 से इधर गुना कर दिए तो 25 टोटल मिक्सचर है और 47 और 3 50 हो गया। अगर इसमें मिलाएंगे तो 47, यानी 47 से हो गया आपका 57, यानी कि 10 मिला रहे हैं, 0 से 0 कट गया तो 5 5 25, यानी आंसर हो गया आपका 5 लीटर, जो कि ऑप्शन नंबर क्या है? बी में है और बिल्कुल भी राइट आंसर है। तो आपको घबराने की बात नहीं है। तो 498 किस संख्या से 17% कम है? किस संख्या से 17% कम है? मतलब कोई संख्या होगा 100, उसका 17%, यानी कि 17 कम अगर कर दे तो वो कितना हो जाएगा? 83 हो जाएगा। यानी कि जो 498 है किस संख्या से 17% कम है, मतलब कि 83 का वैल्यू कितना दिया है? 498। तो यहां से अगर हम बात करते हैं तो एक का वैल्यू कितना हो जाएगा? 498/83 कर देंगे। अगर हम बात करते हैं तो इससे करेंगे कितना बार में? 6 से 6 18, 6 48 से 49, बिल्कुल आपका 6 बार में कट जाएगा। तो एक का वैल्यू कितना हो गया? 6 हो गया। कह रहा है कि उस नंबर को निकालना, यानी कि 100 का वैल्यू निकालिएगा तो 6 गुना 100, ठीक था 6 गुना 100 बराबर कितना हो गया? 600, जो कि ऑप्शन नंबर कहाँ है मेरे मित्र?
तो ऑप्शन नंबर सी में बहुत ही शानदार और बहुत ही जानदार और लाजवाब प्रश्न तो नहीं कह सकते, लेकिन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जिस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उसके लिए बेहतरीन सवाल था। ठीक है, आइए अगले सवाल की तरफ कह सकते हैं कि कितना अच्छा क्वेश्चन है। किसी वस्तु के मूल्य में 30% की कमी होती है लेकिन उसकी दैनिक बिक्री में 35% की वृद्धि होती है, तो दैनिक बिक्री की प्राप्त पर सुधि प्रतिशत प्रभाव क्या होगा। देखिए बिक्री के बारे में बोला है, यानी कि मूल्य में 30% की कमी और दैनिक बिक्री में 35% की वृद्धि, तो प्राप्तियों पर शुद्ध प्रभाव। देखिए अगर हम थोड़ा सा ए बी फार्मूला का भी हम सहारा ले सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा आपको बता देते हैं कि जो हमारा रेवेन्यू होगा, यानी जो हमारा राजस्व होगा, जो हमें राजस्व जो प्राप्त होगा, उस राजस्व के बारे में अगर हम बात करें तो मेरा प्राइस होगा और इंटू जो हम बेच रहे हैं, जो मेरा सेलिंग है वो हो जाएगा। यानी कि अगर हम वस्तु के मूल्य की बात करें तो 30% का कमी मतलब हो गया 70%, और अगर बिक्री की बात करें तो वो 30% का वृद्धि मतलब 135%। ठीक है, तो यहां से आपका रेवेन्यू जो जनरेट होगा उसमें क्या असर पड़ने वाला है, तो कुछ ज्यादा आपको घबराने की बात नहीं है। अगर इसको लिखे तो 7/10, क्योंकि 70/100 जीरो से जीरो खत्म हो गया, और 135 बटा क्या हो गया 100। यहां से आप बहुत सिंपल तरीका से लिख सकते हैं, गुना करिए, ये 5 से काट ही लीजिए, 5 से 20 बार में 5 दूनी के 10 और 5 सते 35, यानी कितना हो गया आपका 7 सते 49 का 9, और हाथ में हो गया कितना आपका 2, सॉरी 2 नहीं 4, और 7 दूना 14 4 18, अब बट्टा कितना हो गया 200। इसमें देखिएगा तो कमी कितना का हुआ है, तो 200 से 189 हुआ, मतलब 11 का कमी हुआ है। और किस पे हुआ है 200 पे, अब परसेंट निकालना है तो 100% से 2 जीरो से 2 जीरो खत्म हो गया, यानी 5 से ही 1/2% का क्या हो गया, तो रिड्यूस हो गया, यानी कमी हो गया। तो ऑप्शन दीजिएगा क्या, ऑप्शन नंबर सी, यानी ये कमी हुआ है। मैं इसे क्यों बता रहा हूं, क्योंकि इससे आप मान लीजिए कि रेवेन्यू में भी कुछ आपको कमी वृद्धि पता रहे तो फिर आप वहां से निकाल सकते हैं, लेकिन आप ये भी फार्मूला का भी इसमें यूज कर सकते हैं। वो कैसे करिएगा तो ध्यान दीजिए। अगर हम थोड़ा सा बात करते हैं भी फार्मूला का, तो पहले 30% का वृद्धि तो प्लस 30 कर दीजिए, और सॉरी कमी है तो -30, सॉरी यहां देखिए -30, और वृद्धि 35 का तो प्लस क्या हो गया 35, अब प्लस -30 गुना 35/100 कर देंगे। इससे आपको ओवरऑल कमी और वृद्धि सब पता चल जाएगा। तो -30 और प्लस 35 कितना हो गया +5, और इधर हम काटेंगे 5 से 20 बार में, और 5 से कितना बार में 5 से 7 बार में, और 0 से 0 कट गया, 7 या 21/2, मतलब -21/2 की अगर हम बात करें तो 5 माइनस कितना हो गया आपका 10.5 में से 5 घटा दिए तो -5.5, और उसी को बोल सकते हैं कि माइनस में आया कमी, यानी 5 से 1/2% का कमी। तो ये है आपके ए बी फार्मूला, जो सबको पता होना चाहिए कि A + B + AB/100%। ये बहुत ही शानदार प्रश्न था और इसमें आप लगा सकते हैं। ठीक है, तो ये काफी वैल्यूएबल क्वेश्चन है, यानी बहुत सारे एग्जाम में ये सब पूछे जाते हैं, तो बिल्कुल भी आपको घबराना नहीं है। और चलते हैं अगले सवाल की तरफ, और अगला सवाल सामने है आपके। 72 वस्तुओं को बेचने पर 8 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती है, तो हानि प्रतिशत क्या। देखिए एक बात पे आपको गौर करना है कि अगर विक्रय मूल्य के बराबर उसको हानि हो रही है, मतलब कि उस वस्तु के विक्रय मूल्य पे जोड़ देना है, मतलब कि ये जो 72 जो है ना वो क्या हो जाएगा 1 रुपया मान के चलिए, तो एसपी हो गया कितना आपका, तो ध्यान दीजिएगा सब लोग, एसपी हो गया 72, उसका लॉस कितना हो जाएगा 8। इस पे डिपेंड करता है, अगर ये क्रय मूल्य के बराबर हानि होती तो ये एसपी नहीं क्या बन जाता, सीपी बन जाता। ये टेक्निक आपको जानना है, ठीक है ना। और यहां से अगर सीपी की बात करें तो लॉस हुआ है तो 72 8 कितना हो गया 80 हो गया। तो लॉस परसेंट की बात करें तो 8 का लॉस किस पे हुआ 80 पे, अब परसेंट निकालना है तो 100% से 0 से 0 खत्म, यानी आंसर हो जाएगा 10% का क्या हुआ तो लॉस हो गया। 10% का क्या हुआ तो लॉस हुआ, जो कि ऑप्शन नंबर कहां है बी में है। ठीक है, तो इस बात को आपको क्या करना है ध्यान रखना है। अगले सवाल की तरफ चले तो कह रहा है कि ए बी और सी एक व्यवसाय शुरू करते हैं। एक कुल पूंजी का 33 से 1/3%, बी शेष पूंजी का 25% और सी शेष पूंजी निवेश करता है। यदि वर्ष के अंत में कुल लाभ 1,86,000 रुपए है तो लाभ में एक का हिस्सा क्या है। सबसे पहले इस बात को समझ लीजिए कि 33 से ही 1/3% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना हुआ 1/3, और 25% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना हुआ 1/4। अगर हम टोटल पूंजी की बात करें तो 4 तिया कितना हो गया 12,
उसमें से हम 33 से 1/3% जो है कौन निवेश करता है, ए। तो टोटल में यानी 12 का 1/3 कितना हो गया, 4। और बी की अगर बात करें, हम बी की बात करें तो वो शेष का 25%, यानी कि 12 में से 4 चला गया, यानी कि 8 का 1/4 ये बी करेगा। और सी की अगर हम बात करें, किसका बात करें हम, सी की अगर हम बात करें तो इससे काटेंगे 2 बार में, तो 4 2 6, तो कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो ये जो आप देख रहे हैं ए बी और सी का, ये क्या है, प्रॉफिट का रेशियो। क्यों, क्योंकि तीनों का समय क्या है, बराबर है। अगर टाइम इक्वल हो तो आपका जो कैपिटल होता है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रॉफिट होगा, मतलब जो कैपिटल का रेशियो होगा वही प्रॉफिट का रेशियो होगा। अगर देखा जाए तो टोटल जो है कुल लाभ 1 लाख कितना है, 86,000 है। और यहां पे टोटल कितना हो गया, 6 2 8 4 12 हो गया, कितना हो गया, 12। और एक का हिस्सा पूछा है तो कितना से गुना कर देंगे, 4 से। 4 से काटेंगे 3 बार में, 3 से काटेंगे 6 बार में और 2 बार में, यानी कि 62,000 आपका राइट आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर किस में है, तो ए में है। बिल्कुल आपका राइट आंसर आ गया ऑप्शन नंबर ए, ठीक है ना। तो इस तरह से आप निकाल सकते हैं। और मैंने आपको एक टेक्निक सिखाया कि जब क्वेश्चन में 2 से अधिक भिन्न हो तो आप उसके हरों को गुना करके टोटल मान लीजिएगा, हरों को गुना करके क्या कर लीजिएगा, टोटल मान लीजिएगा, तो आपका आंसर निकल जाएगा, ठीक है। आइए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। और अगला सवाल आपके सामने है, एक निश्चित बिल पर 35% की एकल छूट और 20% तथा 40% की 2 क्रमिक छूट का अंतर क्या है, 22 रुपया है। तो बिल की राशि क्या है। देखिए सबसे पहले क्या है कि अगर आपको क्रमिक छूट मिले, सक्सेसिव छूट मिले, यानी आप समझ लीजिएगा कि 20% जो आपका दिया हुआ है, यानी 20% मतलब -20% और फिर -20%, चूंकि ये भी फार्मूला का हम इस्तेमाल करेंगे, तो a + b + ab बटा क्या हो गया, 100 ओवरऑल क्या लगा देंगे, %। तो -20 और -20। और अगर बात करते हैं तो आपका +-20, ये % हम बेकार में लिख दिए, ठीक है ना, डायरेक्ट लिख सकते थे, ओवरऑल % लगा देंगे, इसलिए लिख रहे हैं ताकि आप इसमें से अंतर स्पष्ट कर पाइएगा। देखिए सवाल बनाना, सवाल को समझना और एग्जाम में सही बना देना, ये बहुत बड़ी बात है। और बहुत बड़ी बात होने के साथ साथ ये बहुत बड़ा, मतलब कहिए कि एक तरह से आपका अपॉर्चुनिटी को मिस हो जाना है, तो इस पे आपको ध्यान देना है। -20 -20 गुना, ये प्लस ही रखिए, -20/100। यहां से क्या करेंगे हम, कितना हो जाएगा आपका, तो 2 0 से 2 0 कट गया, -20 -40 और +4 कितना हो गया, -36%। और यहाँ पे आपको 35% का एक डिस्काउंट मिला, तो दोनों में अंतर कितना का है, 1% का, यानी कि 1% का वैल्यू कितना है, 1% का वैल्यू है 22। तो आपसे कह रहा है कि बिल की राशि यानी कि 100% का वैल्यू निकालेंगे तो हो जाएगा 2200 यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो गया। तो इससे आप निकाल सकते हैं कि डिस्काउंट का अंतर दिया हुआ है और उससे आप 100% का वैल्यू निकाल लीजिएगा। अगले सवाल की तरफ आइए, तो कह रहा है कि एक राशि 5% प्रति वर्ष की दर से 6 महीने का साधारण ब्याज 65.5 रुपया है, तो राशि का मान क्या है, यानी आपसे मूलधन पूछा है। देखिए इसमें बुद्धिमानी यही है कि दशमलव से जितना बचिएगा उतना ही आपका सही रहेगा। अगर कोई व्यक्ति आपको 6 मंथ में आपको सिंपल इंटरेस्ट दे रहा है 65.5, तो 12 मंथ्स में आपको कितना पैसा दे देगा, तो इसका आप क्या कर दीजिएगा, डबल कर दीजिएगा। तो 2 5 10 का 0 हाथ में 1, 10 1 11 के 1 हाथ में 1, 2 6 12 1 13, यानी कि 131 कितना हो जाएगा आपका, 131 रुपया। 131 रुपया 1 साल में, यानी कि आप प्रिंसिपल को मान लीजिए 100। तो सिंपल इंटरेस्ट की अगर हम बात करें तो रेट इंटू क्या होता है, टाइम होता है। अगर रेट यहाँ पे 5% पर ईयर है, लेकिन टाइम अगर आपको देखा जाए तो ये तो 1 साल का ना ब्याज है, तो गुना 1, यानी कि 131 जो है ना वो किसका वैल्यू है, 5 का वैल्यू है। तो 5 से भाग दे देंगे तो क्या निकल जाएगा आपका, 5 से भाग दे देंगे तो 1 का मान निकलेगा, और गुना कर देंगे 100 तो प्रिंसिपल निकल जाएगा। 5 से कटेगा 20 बार में, तो 0 2 6 और 2, यानी 2620 आपका मूलधन निकला, जो कि राइट आंसर है। तो हम आपको थोड़ा सा इसलिए घुमा दिए सवाल ताकि आप दशमलव से बचिएगा, समझ गए ना। हम 1 साल मान के चले हैं, तो इससे बहुत बेहतरीन तरीका से आप सवाल को बना सकते हैं, कोई बहुत बड़ा चीज नहीं है, ठीक है। अगले सवाल की तरफ चलते हैं 67 पे। तो 3000 रुपया की राशि को 20% प्रति चक्रवृद्धि ब्याज की दर से दिया गया, तो 2 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। और देखिए आपके पास मूलधन है, आपके पास रेट है, आपके पास टाइम है, चक्रवृद्धि ब्याज पूछा है। तो 20% का मतलब होता है 1/5, 1/5, यानी प्रिंसिपल 5 हुआ तो अमाउंट हो गया 5 1 6,
तो फिर 5, तो फिर क्या हो गया 6, तो ये हो गया 25, ये क्या हो गया आपका 36। आप यहाँ पे 3000 हो गया, तो यहाँ पे क्या कर दीजिएगा 25 से भाग दीजिएगा, तो मूलधन का कंपेयर मूलधन से। चक्रवृद्धि ब्याज के बारे में बात करेंगे तो दोनों का डिफरेंस कितना हो गया 11 से। ठीक है, इसको काटिएगा तो हो जाएगा 3 गुना 40। अब सोचिएगा कि सर जी रट क्या है, नहीं ऐसा कुछ नहीं है। इस 3000 को लिखेंगे 3 गुना 1000, और 1000 को 25 से काटेंगे तो कितना बार में कटेगा 40 से, 25 चौका 100। अब यहाँ से गुना कर लीजिएगा, तो 11 तिया 33 में 40 से गुना कर लेंगे तो आप 0, और 12 का 2 हाथ में 1 है, 12 1 13, यानी कि 1320 आपका क्या हो गया, तो करेक्ट आंसर हो गया, यानी कि इसका चक्रवृद्धि ब्याज निकल गया। बहुत ही शानदार प्रश्न था। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं, और अगला सवाल आपके सामने है। ये देखिए 68 नंबर, यदि 30 आदमी एक घास के मैदान को 7 दिन में काट सकते हैं, तो 21 आदमी उसी मैदान को कितने दिन में काट सकते हैं। देखिए एमडीएच मसाला का इस्तेमाल करेंगे। अब ये खाना पकाने के भी काम में आता है और क्वेश्चन बनाने के भी काम में आता है। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप इसको कितना इस्तेमाल कर सकते हैं। तो एमडीएच मसाला का मतलब आप समझ लीजिए, एमडीएच मसाला का मतलब आप समझ लीजिए कि ये क्या कह रहा है, M1D1 H1 बटा W1 इक्वल टू M2D2H2 बटा W2। ठीक है, अगर हम बात करते हैं 30 आदमी की तो 30 मैन है, और डे की बात करें तो 7 दिन में। ठीक है, बराबर यहाँ पे और तो आवर वगैरह नहीं है तो नहीं लिख सकते हैं, और 21 आदमी और उसी को कितना दिन में, यानी डे का वैल्यू पूछा है, तो 7 से 3 बार में, 3 से 10 बार में, तो डी बराबर कितना हो गया 10, यानी कि वो व्यक्ति जो है 10 दिन में घास को क्या कर सकता है, काट सकता है। तो 68 का आंसर हो गया 10। अगले सवाल की तरफ चलिए, तो 5 आदमी और 2 लड़के 30 दिन में उतना काम कर सकते हैं, मतलब कि 5 मैन और 2 बॉय, 5 मैन और 2 बॉय क्या है यहाँ पे, तो ध्यान दीजिएगा 5 मैन और 2 बॉय, 5 मैन और 2 बॉय 30 दिन में जितना काम कर सकते हैं, जितना कि 7 मैन और 10 बॉय कितना दिन में, 15 दिन में काम को कर सकते हैं। तो वर्क बराबर होता है इफिशियंसी इनटू टाइम, वर्क बराबर होता है इफिशियंसी इनटू टाइम। तो यहां से अगर हम बात करते हैं तो दोनों वर्क क्या हो गया, बराबर हो गया। यहां से सॉल्व करिए, 15 से कितना बार में, 2 बार में, तो ये हो गया 10 मैन प्लस 4 बॉय बराबर 7 मैन प्लस 10 बॉय। ठीक है, अगर हम बात करते हैं यहां से, तो मैन को एक तरफ खींचिए, इधर हो जाएगा तो 3 मैन, अब बराबर हो गया आपका 10 बॉय में से 4 बॉय थे, कितना हो गया 6 बॉय, 3 से कटेगा 2 बार में, यानी कि 1 मैन बराबर क्या हो गया 2 बॉय। अगर मैन और बॉय का रेशियो लिखेंगे तो 2 रेशियो कितना हो गया 1 हो गया। आपसे कह रहा है कि उसी काम को 4 दिन में करने के लिए 40 पुरुष के साथ कितने लड़कों को काम पर लगाया जाना चाहिए। तो सबसे पहले तो वर्क निकाल लीजिए, वर्क बराबर होता है, इसमें से कोई भी लेके निकाल सकते हैं, तो चलिए यही ले लेते हैं, यानी कि 7 मैन प्लस 10 बॉय, और ये कितना हो गया आपका 15, यानी कि 7 मैन के जगह पे 2 और 10 और बॉय के जगह पे 1, और यहाँ हो गया आपका 15। तो यहां से ध्यान दीजिएगा, तो 14 10 24, 24 गुना 15 क्या हो गया आपका टोटल वर्क हो गया। इस वर्क को हमें कितना दिन में करना है, तो 4 दिन में करना है। तो 40 पुरुष के साथ ये जो है कितने लड़कों को काम पे लगाना चाहिए, तो पूरा वर्क ही निकाल लीजिए। 15 चौका 60 का 0 हाथ में 6, 15 दूना 30 और 6 36। अगर 4 दिन तक हम 40 पुरुष को लगा दे तो मैन का जो क्षमता है दुगुना है, यानी कि 40 पुरुष अगर काम करेगा तो 40 दूना के 80 काम करेगा, 80 काम करेगा, लेकिन ये काम चलेगा कितना 4 दिन तक, तो 80 गुना 4 मतलब कितना हो गया आपका 320 वर्क आपका कंप्लीट हो गया था। 360 में से 320 काम खत्म हुआ तो बचा कितना 40 काम, और ये 40 काम के लिए कितने लड़कों को काम पे लगाना पड़ेगा, तो एक लड़का का जो इफिशियंसी है, ठीक है ना, वो कितना 1 है, तो 40 काम के लिए कितने दिनों तक लड़कों को लगाना पड़ेगा, ठीक है ना। तो एक लड़का का यहां से देखिएगा तो 1 इफिशियंसी है ना, रुकिए 1 सेकेंड एक काम करते हैं, यहां से कर लेते हैं कंप्लीट। देखिए यहां से कर लेते हैं क्या कंप्लीट, तो देखिए 360 वर्क है ना, तो 360 वर्क में यहां पे अगर हम बात करते हैं तो 40 पुरुष मतलब कि 40 मैन कर देंगे और 100 बॉय कर देंगे, और बराबर कितना हो गया 4, 4 से कटेगा 90 बार में, ऐसे थोड़ा लेंदी हो जाता तो इसको शॉर्ट भी कर लेते हैं हम लोग। और 40 मैन की बात करें तो मैन का क्षमता कितना है, तो 2 है, कितना है 2 है, और प्लस 100 बॉय,
यहाँ आपको ज्यादा समझ में आ जाएगा। ये तो कट चुका है ना, ये तो कट चुका है एक बार में, तो क्रॉस गुना करेंगे तो 90 बराबर 80 प्लस एक्स बॉय, तो ये घटा दिए तो एक्स बॉय बराबर कितना हो जाएगा आपका 10। यानी कि कितने बॉय को लगाना होगा 10, क्योंकि बॉय का क्षमता 1 है, तो यहाँ पे अगर आप 1 पुट कर लीजिएगा, अगर यहाँ पे आप 1 पुट कर लीजिएगा तो x में 1 से गुना किए तो 1 यानी आंसर 10 ही हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा मेरे मित्र, तो 10 ही हो जाएगा। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन था, हम इसलिए इसको कर दिए क्योंकि जो 40 आया था उसमें भी हम क्या करते 4 से भाग देते, लेकिन वो थोड़ा आपको समझने में दिक्कत हो जाता, क्योंकि ऑप्शन में अगर 40 होता तो फिर आप गलती कर बैठते। इसीलिए हम थोड़ा सा डिटेल में बना दिए, क्योंकि ये सवाल आपके एग्जाम में बहुत अच्छे से पूछे जाएंगे, क्योंकि ये थोड़ा सा सवाल क्या है बेहतरीन है। अगले सवाल की तरफ मूव करते हैं और आपके पास 70 नंबर सवाल है कि पाइप ए बी और सी किसी टंकी को 20, 30 और 60 घंटे में भर सकते हैं। ए बी और सी, ध्यान दीजिएगा, ए बी और सी अगर बात करें तो 20 घंटा में, 30 घंटा में और ये 60 घंटा में। टोटल क्षमता की बात करें तो 60, ये 3, ये 2 और कितना हो गया 1। कह रहा है कि एबीसी एक ही दिन सुबह 7 बजे, 8 बजे और 9 बजे। अगर एबीसी की बात करें तो 1, 7, 8, 1, 9 बजे शुरू होता है, तो टंकी कितने बजे पूरी तरह भर जाएगी। पहले समझ लीजिए कि अगर हम टंकी को 7 बजे शुरू कर दें, 7 बजे शुरू कर दे तो ये 7 से 8 बजे के बीच में ये चलेगा, 3 काम कर लेगा, ठीक है। प्लस अगर 8 बजे की बात करें तो 8 बजे जो है इसमें सिर्फ 1 घंटा ए ही चला, अब ए प्लस बी चलेगा कितना देर तक, तो फिर 1 घंटा चलेगा 8 बजे तक, यानी कि 7 से 8 तो 8 से 9, यानी कि 3 अब प्लस कितना हो गया 2। अब बारी है किसका, तो अब एबीसी तीनों का, तो एबीसी तीनों चालू होने से पहले 5, 3, 8 काम तो मेरा क्या हो गया कंप्लीट हो गया। तो 60 में से 8 खत्म हुआ तो कितना हो गया 52, और इस 52 काम को करने के लिए, इस 52 काम को करने के लिए 3, 2, 5, 1, 6 वर्कर लग जाएंगे, मतलब कि 6 क्षमता से भाग दे देंगे। तो इसको काटेंगे तो कितना हो जाएगा 2 से 26 बार में, 2 से 3 बार में, 3 8 24, 3 8 24 यानी 8 सही 2/3। अगर बात करते हैं इसको मिनट में चेंज करने का तो 3 से कटेगा 20 बार में, 20 दूनी यानी कि 8 घंटा और 20 मिनट, 8 घंटा और कितना हो गया 20 मिनट, और आप जोड़ लीजिए किसमें 9 में, 9 बजे से, क्योंकि ये जो टाइमिंग लगा है 8 घंटा 20 मिनट 9 बजे के बाद लगा है, तो 9 में आप जोड़िए 8 घंटा, तो 9 से कटेगा तो 9 3 12 और 12 से फिर 5, मतलब कि 9 बजे में अगर हम बात करते हैं 9 AM में अगर हम जोड़ दे 8 घंटा और 20 मिनट की, तो कितना हो जाएगा 5:20 यानी कि 5:20 PM, यानी कि 5:20 शाम में आपका टंकी क्या हो जाएगा, कहाँ गया 5:20 बोल रहे हैं, सॉरी, ये जो आपका कटेगा तो 20 दूनी के 40 ना हो जाएगा 5:40 PM, 8 घंटा 40 मिनट जोड़िएगा, चूंकि हम यहाँ 2 से गुना नहीं किए, 20 दूनी कितना हो जाएगा 40, यानी आप 5:40 PM आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी में, ठीक है ना। 2/3 का मतलब हो गया 40 मिनट, क्योंकि 60 से गुना करेंगे तो 3 से 20 और 20 दूनी कितना हो गया 40। तो बहुत ही शानदार ये भी क्वेश्चन था, ठीक है। अगले सवाल की तरफ मूव करते हैं, ठीक है ना। 70 नंबर सवाल तक हमारा कंप्लीट हो चुका, तो फिर आगे चलते हैं अगले सवाल की तरफ। आइए अगले सवाल में हम आते हैं। अगला सवाल आपके सामने है कि 2 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलते हुए एक लड़की एक निश्चित दूरी को 7 घंटे 30 मिनट में तय करती है। यदि वह समान दूरी को साइकिल द्वारा 6 घंटे में तय करती है तो साइकिल की गति क्या है। देखिए, अगर आपको स्पीड निकालना है तो स्पीड बराबर क्या होता है, स्पीड बराबर होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस अपॉन क्या होता है, टाइम। अगर दूरी की बात करें तो डिस्टेंस बराबर होता है स्पीड इनटू टाइम। तो सबसे बड़ा बात कि साइकिल द्वारा 6 घंटे में तय किया गया है। अगर आपको डिस्टेंस पता चल जाए तो फिर आपका काम बन जाएगा। और लड़की का स्पीड है 2 और टाइम कितना है 7 घंटा 30 मिनट को हम बोल सकते हैं क्या 7.5 घंटा, यानी कि 15/2 घंटा, यानी कि 15/2 करेंगे तो आपका कितना हो गया 15 किलोमीटर आपका साइकिल का मतलब कि दूरी हो गया। अब देखिए स्पीड निकालेंगे तो दूरी हो गया 15 और टाइम की बात करें तो 6 घंटा, तो 6 से भाग दे दीजिए, यानी कि आपका कितना हो जाएगा 2.5 किलोमीटर पर आवर। 2.5 किलोमीटर पर आवर आपका आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर किसमें है, ए में है। तो बहुत ही शानदार प्रश्न था, ठीक है। और ये बहुत छोटा प्रश्न था। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। तो 2 रेलगाड़ियों के बीच कि गतियों का अनुपात, यानी कि आपके स्पीड का रेशियो 2 रेशियो कितना है 5 है। पहली रेलगाड़ी 5 घंटे में 350 किलोमीटर। तो अगर स्पीड की बात करते हैं
तो 350 किलोमीटर में 5 से अगर हम भाग दे दें तो इसका स्पीड हो जाएगा, क्योंकि स्पीड बराबर होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो आप भाग देंगे तो कितना हो जाएगा 70 किलोमीटर पर आवर। यानी अगर बात करते हैं तो पहली जो रेलगाड़ी है वो 5 घंटे में 350 किलोमीटर चलती है, और यहाँ पे पहली रेलगाड़ी का कितना दिया हुआ है रेशियो 2, रेशियो 2 का वैल्यू हो गया 70, तो एक का वैल्यू कितना हो जाएगा 35, लेकिन आपको चाहिए दूसरे रेलगाड़ी का, तो 5 में गुना कर देंगे 35 से, 25 का 5 हाथ में 2, अब 15 2 कितना हो गया 17, तो 5 बचे 25 का 5 हाथ में 2, अब 5 ये 15 2 कितना हो गया 17, यानी 175। इसमें तो 175 नहीं है, फिर से देख लीजिए कि कहीं कुछ इधर उधर नहीं ना है। तो 350 किलोमीटर के लिए वो 5 घंटे में, तो स्पीड हो गया आपका 70 किलोमीटर पर आवर। दोनों रेलगाड़ियों के बीच का अनुपात 2 और 5 है। अच्छा, दोनों रेलगाड़ियों के गति में अंतर पूछा है ना, हमको लगा कि कुछ मामला इधर उधर है। तो एक का वैल्यू 35, तो दोनों का डिफरेंस देखिएगा तो रेशियो 3 है, तो 3 का वैल्यू 3 गुना 35 बराबर कितना हो गया 105, जो कि ऑप्शन नंबर डी में है। कितना हो गया आपका 105, जो कि ऑप्शन नंबर किसमें है तो डी में है। अगले सवाल की तरफ मूव करते हैं, तो आपके पास 73 नंबर सवाल है कि 3 किलोमीटर प्रति घंटे की से प्रवाहवान धारा में एक मोटर बोट उधर प्रवाह में 12 किलोमीटर जाकर प्रस्थान बिंदु पर वापस 60 मिनट में आती है, तो शांत जल में मोटर बोट की गति किलोमीटर पर आवर में ज्ञात कीजिए। देखिए सबसे पहले बात क्या है कि अगर 3 किलोमीटर पर आवर की गति से चल रहा है धारा में एक मोटर बोट, तो उधर प्रवाह 12 किलोमीटर जाकर फिर वापस आता है, तो ध्यान दीजिएगा 12 किलोमीटर पर आवर, यानी कि 12 किलोमीटर है, तो डिस्टेंस बटा टाइम, डिस्टेंस बटा स्पीड, टाइम बराबर क्या होता है डिस्टेंस बटा स्पीड, यानी कि दूरी बटा आपका चाल। अगर बात करते हैं कि डिस्टेंस है आपका कितना 12, अगर चाल करते हैं कि वो जो है 12 किलोमीटर धारा की दिशा में अगर जाएगा, तो ये जो दिया है 3 किलोमीटर पर आवर, ये जो है आपका किसका गति दिया हुआ है, तो ये दिया हुआ है धारा का। तो नाव का मान लीजिए x, तो x प्लस कितना हो जाएगा 3, अब फिर अगर 12 किलोमीटर जाएगा वापस तो x माइनस 3, और इस तरह से टोटल 60 मिनट यानी कि 1 घंटा। तो ये हो जाएगा 1 बटा x प्लस 3 अब प्लस 1 बटा x माइनस 3, और यहां से हम कॉमन ले लेंगे क्या 12, तो इतना हो गया 1 बटा 1 ही हो गया आपका। अगर 1 हो गया तो रुक जाइए 1 सेकेंड, यहां से क्या करेंगे थोड़ा सा इसको इधर मूव कर लेते हैं, इधर कहां मूव करिएगा ऐसे कर लेते हैं, थोड़ा सा जगह बन जाएगा ना, तो बनाने में सिंपल रहेगा। ठीक है, अब यहां से अगर हम बात करते हैं तो दोनों का एलसीएम ले लीजिए, तो कितना हो गया x प्लस 3 और x माइनस 3, ऊपर लिखेंगे तो x प्लस 3 और प्लस x माइनस 3, और यहाँ हो जाएगा 1 बटा 12। तो यहां से क्या हुआ 3 से 3 कट गया, तो 2x अपॉन a प्लस बी ए माइनस बी ए स्क्वायर, मतलब एक्स स्क्वायर माइनस 9 बराबर 1 बटा 12। तो यहां से अगर हम गुना कर देंगे तो आपका इक्वेशन क्या बन जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 9 बराबर 24x, एक्स स्क्वायर माइनस 24x माइनस 9 बराबर 0। देखिए इसका हम लोग ना ऑप्शन देख के आपको लग जाएगा कि सर जी ऑप्शन से काम चलने वाला नहीं है, तो क्या करोगे, एक देखिए श्रीधराचार्य फार्मूला, मतलब x का वैल्यू निकालने के लिए माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a, बहुत ही शानदार ये आपका फॉर्मूला है, उसी का यूज करेंगे तो आंसर आपका निकल जाएगा। अगर बात करते हैं बी का तो 24 हो जाएगा, यानी कि आप यहां से थोड़ा सा कलर चेंज कर लेते हैं, आप समझ लीजिएगा। ठीक है ना, रुकिए दूसरा ही कलर उठा लेते हैं। अगर बात करते हैं 24 का तो माइनस है, तो क्या हो जाएगा आपका प्लस 24 प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर, मतलब कि देखिए बी के जगह पे 24 है तो 24 का स्क्वायर, ठीक है, और फिर माइनस 4, और ए के जगह पे अगर बात करते हैं तो 1 है, और सी के जगह पे कितना है तो माइनस 9 है, और बटा 2a, 2 इंटू ए के जगह पे क्या है 1 है, यानी कि आपका हो जाएगा 24 प्लस माइनस, और यहाँ पे देखेंगे रूट अंडर, तो 24 चौका कितना हो जाएगा 96 का 6 और हाथ में 9, और 24 दूना 48 और 9, 24 दूना के 48 और 9 की तरह 24 का स्क्वायर है ना 576 हो जाएगा। हम इतना दिमाग काहे लगाते हैं, 9 चौका कितना हो गया 36, और बटा में क्या हो गया 2। देखिए थोड़ा सा तो डिफिकल्ट है ये निकालना, डिफिकल्ट नहीं कर सकते, सिंपल है। तो देखिए यहां से हम क्या करेंगे
कि 6 6 12 का 2 हाथ में 1 और 7 3 10 1 11 के 1 हाथ में 1 और 5 1 6 612 अब बटा 2 है और इधर 24 क्या है प्लस माइनस है। तो यहां से हम कोई भी यहां से अगर सॉल्व करने की अगर हम बात करते हैं तो देखिए ये जो है आपका ये जो आपका 612 है इसको लिख सकते हैं 36 गुना 17 17 छक 102 का 2 हाथ में 10 17 तो 51 10 61 यानी कि आप 36 के बदला यानी कि 6√17 ठीक है सीधा सीधा इसको लिख सकते हैं क्या 6√17 और यहां से हो जाएगा प्लस आपका 24 प्लस माइनस 24 बटा 2। तो 6 अगर हम कॉमन ले लेते हैं अब तो यहां तक आप लोग सीख ही लिए हैं तो इधर हम ले लेते हैं थोड़ा जगह। अगर 6 कॉमन ले लेते हो जाएगा 4 प्लस माइनस √17 और बटा 2 2 से कट जाएगा 3 बार में तो 3 इंटू 4 प्लस √17 कितने दिख रहा है हो तो 3 इंटू 4 प्लस √17 ऑप्शन नंबर डी में। तो वो आप श्रीधर 4 फॉर्मूला लगा करके इस क्वेश्चन का आंसर ले सकते हैं। आप अच्छे से देख लीजिए हम थोड़ा साइड हो जाते हैं ठीक ना। तो आप इससे आप आराम से क्या कर सकते हैं देख सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल आपके सामने है उस पर ध्यान दीजिए। अगला सवाल आपके सामने है उस पर ध्यान दीजिए। कह रहा है कि a प्लस बी प्लस सी का मान 0 है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बटा a स्क्वायर माइनस बी सी का मान ज्ञात करें। देखिए अलजेब्रा तो चुटकी का खेल है हम तो उसको ऐसे मसल देते हैं। उसमें आपको करना क्या है कि आपको वैल्यू मान इक्वेशन पुट करने आना चाहिए। आपको होमोजेनियस फंक्शन चेक करने आना चाहिए और नहीं भी चेक करने आ रहा है तो हम आपको एक चीज सिखा दे रहे हैं कि a प्लस बी प्लस सी में आप एक बात हमेशा याद रखिएगा कि यहाँ पे आपको ध्यान क्या देना है कि यहाँ पे a प्लस बी प्लस सी में आप किसी को 0 मानिएगा तो इक्वेशन का वैल्यू कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। बस आपका काम बन गया। चलिए a को हम 0 कर देते हैं। कहाँ 0 हुआ मतलब कि बटा में 0 नहीं आना चाहिए आपका नहीं हुआ। अगर हमारा पास क्वेश्चन दिया है कि a प्लस बी प्लस सी बराबर अगर 0 है अगर a को हम 0 मान ले तो b को -1 और c को क्या मान सकते हैं +1 फिर भी 0 तो हम यहाँ पे पुट कर लेते हैं। अगर हम -1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 और +1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 और bc की बात करें तो माइनस में गुना कर देंगे माइनस इंटू 1 से यानी कि आपका 2 बटा कितना हो जाएगा 1 यानी आपका आंसर हो गया क्या ऑप्शन नंबर सी। तो यह बिल्कुल इजी है और इसमें बहुत बड़ा जो है ना आपको दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। तो ये इक्वेशन आप सीख जाएंगे फॉर्मेट को पुट करना तो बहुत सिंपल होगा। अलजेब्रा का सबसे शानदार कॉन्सेप्ट है ठीक। अगले सवाल की तरफ हम चलते हैं। तो सवाल नंबर आपका 75 है। देखिए ये भी कॉन्सेप्ट देखिए जो चीज आप जानते हैं वो इजी होता है आप नहीं जानते हैं तो वो हार्ड होगा ही। तो आपको बस जानना है। ध्यान रखिएगा कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर बराबर अगर 0 दिया रहे यानी कि पार्टिकुलर के लिए क्या होगा 0 होगा। एक्स स्क्वायर का भी वैल्यू 0 वाई स्क्वायर का भी वैल्यू 0 और जेड स्क्वायर का भी वैल्यू क्या होगा 0 होगा। यानी कि आप सबका पार्टिकुलर 0 करिएगा तो a-1 का होल स्क्वायर बराबर 0 करेंगे तो a बराबर क्या होगा 1 होगा। b बराबर क्या हो जाएगा उस तरह से तो -2 हो जाएगा और c का मान भी क्या हो गया 1 हो जाएगा। अब कुछ नहीं करना यहाँ पे पुट कर देना है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर यानी a स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर 1 b स्क्वायर -2 का स्क्वायर 4 और c का स्क्वायर यानी 1 यानी 4 1 5 1 कितना हो गया 6 जो कि ऑप्शन नंबर किस में है ए में है। ऑप्शन नंबर किस में है ए में है। तो आपका आंसर हो गया क्या 6 ठीक है। तो आंसर क्या हो गया 6। तो बहुत ही शानदार प्रश्न है। आगे आइए 76 नंबर क्वेश्चन में। देखिए ऐसे सवालों को चुटकियों में बनाने का सबसे बेहतरीन तरीका है कॉमन निकालिए थीटा पुट करिए जितना जल्दी हो सके आप इक्वेशन को 0 बनाइए तो इस तरह से सवाल को निकाल सकते हैं। लेकिन फिलहाल जो हमारे पास डाटा दिया उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ भी ध्यान दे सकते हैं कि आपको थीटा का वैल्यू 0 से ग्रेटर लेना है और 90 से छोटा। यहाँ 0 छूट गया है लेकिन हम लोग उस पर काम नहीं करेंगे। हम लोग काम करेंगे डायरेक्ट। अगर हम बात करते हैं यहाँ से कॉस स्क्वायर थीटा को कॉमन ले ले कॉस स्क्वायर थीटा को कॉमन ले ले तो देखिए यहाँ से इसको लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर बाई साइन स्क्वायर। तो यहाँ से भी कॉस स्क्वायर थीटा हमारा कॉमन हो जाएगा तो 1 बटा साइन स्क्वायर थीटा और -1 हो गया। अब बराबर कितना हो गया 3। इससे इसको काट देंगे तो 1 बटा 1 मैंने साइन स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं कोसेक स्क्वायर थीटा -1 बराबर 3 और 1 बटा कोसेक स्क्वायर है तो इसको कोसेक स्क्वायर थीटा -1 को क्या लिख सकते हैं कॉट स्क्वायर थीटा और यहां से 1 बाई कॉट को लिख सकते हैं tan स्क्वायर थीटा
और tan स्क्वायर थीटा बराबर 3, तो tan थीटा बराबर हो जाएगा √√3, और ये √√3 जो होता है tan 60 डिग्री का मान, यानी कि थीटा का मान 60 डिग्री हुआ, इसमें पुट करेंगे 60 डिग्री, तो cot थीटा यानी cot 60 डिग्री प्लस cosec 60 डिग्री, cosec 60 डिग्री का वैल्यू आप पुट करिएगा, तो tan 60 का मान √3, तो इसका वैल्यू 1/√3 अब प्लस 2/√3 cosec 60 का मान, दोनों कैल्शियम हो गया √3, यहां से 1 + 2 यानी कि 3/√3, इससे काटेंगे तो आपका आंसर हो जाएगा √3। तो जो किस में दिया हुआ है, तो ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। ऑप्शन नंबर किस में दिया है, तो ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है, तो बिल्कुल आपका ये राइट आंसर होगा। ठीक ना। अब आइए अगले सवाल की तरफ चलते हैं, और अगला सवाल आपके सामने है कि sin थीटा बराबर 4 cos थीटा, तो sin थीटा इंटू cos थीटा क्या होगा। देखिए अगर यहाँ पे बात करते हैं sin थीटा का, तो बटा में भेज देंगे cos थीटा, बराबर हो गया 4/1, और sin बाई cos क्या होता है, tan थीटा बराबर 4/1। देखिए ये हो गया आपका P, ये हो गया आपका B, तो H बराबर क्या हो जाएगा, √4 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, यानी कि √17। कितना हो गया, √17। अब देखिए यहां से ये हो गया P B और ये हो गया H, तो sin थीटा का वैल्यू P/H, cos थीटा का वैल्यू B/H, यानी P का वैल्यू 4/√17 और B का वैल्यू 1/√17, यानी कि 4 में 1 से गुना किए तो 4/17 कहां पे हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। 4/17 क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है ना। आइए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। 78 नंबर सवाल देखिए, त्रिभुज एबीसी में बिंदु डी ए बी पर तथा बिंदु ई और एफ इस प्रकार बीसी पर स्थित है कि डीएफ एसी के समानांतर और डीएफ के समानांतर है। यदि बी बराबर 4 और ई एफ बराबर 6 सेंटीमीटर, तो बीसी का मान क्या होगा। सबसे पहले एक हम लोग फिगर बनाते हैं, और बोला हुआ है कि त्रिभुज एबीसी में, त्रिभुज एबीसी की अगर हम बात करते हैं, तो बिंदु डी जो है वो कहाँ स्थित है, तो ए बी पर स्थित है। कहां पे स्थित है, तो बिंदु डी जो है वो कहां पे स्थित है, ए बी पे स्थित है। कह रहा है कि ई और एफ बीसी पर इस प्रकार स्थित है, यहाँ पे ई हो गया, यहाँ पे क्या हो गया आपका एफ हो गया, और कहां पे स्थित है, बीसी पर स्थित है। और अगर आपसे बात करते हैं, तो कह रहा है कि डीएफ एसी के पैरेलल है, यानी कि डीएफ जो है वो कहां पैरेलल है, तो एसी के पैरेलल है, एसी के पैरेलल है, और डी जो है एफ के समानांतर है। देखिए डी जो है आपका वो किसके समानांतर है, एफ के समानांतर है, ये इसके क्या है, पैरेलल है। तो कह रहा है कि आप लोग से कि यदि बी बराबर क्या है, 4 है, और ई एफ का वैल्यू क्या है, 6 है, तो आपसे पूछा है बीसी का मान, मतलब पूरा बीसी का वैल्यू पूछा है, तो आपके पास एफसी का वैल्यू हो जाएगा। तो फिर आप क्या करेंगे, सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए इन ट्रेंगल बात करते हैं किसमें, तो इन ट्रेंगल एबीसी में बात करिए, किसमें बात करिए, इन ट्रेंगल एबीसी में। एबीसी को अगर ले सकते हैं तो हम लोग ले सकते हैं, क्योंकि देखिए यहाँ पे ये लाइन जो है और ये जो लाइन है दोनों पैरेलल है, तो हम लोग लिख सकते हैं क्या, BD/DA, क्योंकि ये हम लोग लिख सकते हैं किससे, हम लोग थेल्स थ्योरम से भी लिख सकते हैं। ये जो रेशियो लिख सकते हैं कि पैरेलल लाइन होने से ये जो हमारा एंगल हो जाएगा, ये जो एंगल हो जाएगा आपका, ये इक्वल हो जाएगा, और ये दोनों ट्रेंगल क्या हो गया, सिमिलर हो गया, क्योंकि कॉमन एंगल यहाँ पे है। ठीक है, तो सिमिलर हो जाएगा। तो पहले हम बात करते हैं ट्रेंगल एबीसी में, डीएफ जो है वो पैरेलल है किसके, एसी के पैरेलल है। तो हम बात करते हैं, तो यहाँ से BD/DA हो जाएगा, और इक्वल टू यहाँ पे लिख सकते हैं क्या, हम BF/FC लिख सकते हैं। अगर हम बात करते हैं इन ट्रेंगल BAF के बारे में, अगर BAF के बारे में अगर हम बात करते हैं, तो हो जाएगा आपका क्या, BD/DA इक्वल टू BE/EF। ठीक है, अब देखिए BD/DA दोनों में कॉमन है, यानी कि हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। इसको हम कैसे लिख सकते हैं, तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा सब लोग, BF/FC, FC बराबर BE क्या हो जाएगा, EF हो जाएगा, बिल्कुल EF हो जाएगा। तो देखिए BF का जो वैल्यू है क्वेश्चन में आपका कितना दिया हुआ है, तो BF की बात करें तो 6 4 कितना हो गया, 10 हो गया। अगर FC की बात करें तो FC तो हमें निकालना ही है। अगर B की बात करें तो कितना हो गया, 4 हो गया, और EF की बात करें तो कितना हो गया, 6 हो गया। देखिए 10 6 60 में अगर 4 से भाग दिए तो FC का वैल्यू कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा, यानी कि इसका वैल्यू आप 15 निकाल लिए। तो आपसे पूछ रहा है कि BC यानी पूरा पूछा है, तो 4 6 10 और 15 25, जो कि ऑप्शन नंबर कहाँ है, ए में है।
तो ऑप्शन नंबर ए जो है आपका राइट आंसर हो गया। तो 78 नंबर का क्वेश्चन का आंसर हो गया 25। तो बिल्कुल ही बेहतरीन क्वेश्चन था, ठीक है ना। इस तरह आपको डबल बार मतलब दो पैरेलल दिया है तो दो बार आप फेल्स थ्योरम लगाएंगे और दो ट्रायंगल सिमिलर होंगे, ठीक है। आगे आइए 79 नंबर में कह रहा है कि ट्रायंगल LMN में LM बराबर 5√2, LN बराबर 13, एंगल LMN बराबर 135 डिग्री, MN की लंबाई जो है सेंटीमीटर में कितनी है। अगर ट्रायंगल LMN की बात करें, LMN की बात करें, LMN की बात करें तो LM का वैल्यू वो क्या है 5√2 है। अगर हम बात करते LN का तो कितना हो गया 13 है। एंगल LMN का वैल्यू कितना दिया है, LMN का, रुक जाइए एक सेकेंड, यहां से अगर हम चलेंगे तो आपसे दिया है इस क्वेश्चन में क्या, तो क्वेश्चन में दिया है LMN, यानी LMN इसका वैल्यू दिया है कितना 135 डिग्री, ठीक है ना। और कह रहा है कि MN की लंबाई, इसका वैल्यू तो इसको x मान लीजिए। देखिए अगर आपको मतलब तीनों साइड में एक थीटा दिया है, दो साइड दिया रहा है, तो कोसाइनी रूल का सहारा लीजिएगा। किस रूल का सहारा, कोसाइनी रूल का। और कोसाइनी रूल क्या होता है, जैसे यहां से बात करेंगे कि cos 135 डिग्री की अगर हम बात करेंगे तो दोनों साइड का स्क्वायर यानी कि 5√2 का स्क्वायर जोड़ेंगे किस में, एक्स स्क्वायर में, और घटा देंगे किसको 13 के स्क्वायर को, और बटा में 2 इंटू ए बी दोनों को गुना कर दीजिए। 5√2 इंटू कितना हो गया x हो गया। यहां से आप x का वैल्यू निकालेंगे तो चलिए हम यहां से निकालते हैं, ठीक है ना। यहां थोड़ा सा साइड कर देते हैं, ठीक ना। तो यहां पे ध्यान दीजिएगा सब लोग, अगर बात करते हैं तो cos 135 का मान कितना होगा, तो ये तो आपका चल जाएगा सेकेंड क्वाड्रेंट में निगेटिव होगा, यानी कि sin 45 जो है इसके बराबर हो जाएगा। तो 1 बटा कितना हो गया √2 बराबर ये हो जाएगा आपका 25 दूनी के कितना हो गया 50, और प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 169, और बटा में 10√2 एक्स, √2 से √2 क्या हो गया कट गया। यहां से बात करेंगे तो 50 घटा देंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 100 कितना हो जाएगा, 100 कितना हो जाएगा 19 हो जाएगा। अरे यहां से माइनस में है बउआ तो इसे क्रॉस गुना करोगे तो माइनस एक्स स्क्वायर और माइनस 119 क्या हो जाएगा प्लस 119 बराबर 10x हो जाएगा। यहां से अगर हम बात करते हैं तो इसको हम अगर अंदर लिख लें तो माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस 119 अब बराबर कितना हो जाएगा आपका 0 हो जाएगा। तो यहां से अगर हम माइनस कॉमन ले लें तो माइनस कॉमन लेके फेंक दीजिए उधर, तो एक्स स्क्वायर प्लस 10x और प्लस 9 बराबर 0। अगर हम बात करते हैं तो यहां से हम तोड़ सकते हैं फैक्टर, कैसे तोड़ेंगे तो 17, यानी दोनों को गुना करने पे 119 और जोड़ने घटाने पे कितना होना चाहिए 17। तो देखिए यहाँ पे आपका क्या हो गया माइनस कॉमन लिए तो माइनस हो जाएगा, यहाँ पे जो होगा ना वो आपका माइनस 119 हो जाएगा। तो इसको आप कैसे लिख सकते हैं, आप इसको ऐसे लिख सकते हैं कि सर जी एक्स स्क्वायर और इसको तोड़िएगा तो लिख सकते हैं प्लस 17x, अब माइनस कितना हो जाएगा 7x और माइनस 119 बराबर 0। अगर हम यहां से बात करते हैं x का तो x प्लस क्या हो गया 17 हो जाएगा, और माइनस 7 की बात करें तो x प्लस क्या हो गया 17 हो गया बराबर 0। तो x प्लस 17 अगर हम कॉमन ले लें तो ये कितना हो जाएगा x माइनस 7 बराबर 0, तो x बराबर माइनस 17 और x बराबर 7, यानी आप जब भी x का वैल्यू लीजिएगा तो पॉजिटिव लीजिएगा तो आपका पॉजिटिव आंसर यानी x का वैल्यू 7 निकल जाएगा। तो ये कोसाइनी रूल है जो आपको ज्योमेट्री में पढ़ना होगा, ठीक है ना, और बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन था, ठीक है। ये ऐसे सवाल आपको अच्छे एग्जाम में भी देखने को मिलेगा, और हालांकि प्यून के एग्जाम है तो इसमें भी आपको देखने को मिल सकता है क्योंकि एक्सपेक्टेड रखा जा सकता है, इससे लेवल नहीं बढ़ाएगा, ठीक है ना, जो लेवल होगा इसी के अकॉर्डिंग होगा। अगले सवाल की तरफ हम लोग चलते हैं, ठीक है ना। अगला सवाल आपके सामने है कि घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल 726 सेंटीमीटर स्क्वायर है, यानी कि घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात करें तो 6 इंटू भुजा स्क्वायर, 6 इंटू भुजा स्क्वायर, 6 इंटू भुजा स्क्वायर बराबर 726, 6 से कटेगा 1 और 2 और 1, तो ए स्क्वायर बराबर 121, तो ए बराबर क्या हो गया 11। अगर हम बात करते हैं घन के आयतन का तो आयतन जो वॉल्यूम होता है भुजा क्यूब, यानी कि 11 का क्यूब कितना हो गया 1331, जो कि आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी में। किसमें होगा ऑप्शन नंबर सी में।
आइए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। 81 नंबर में कह रहा है कि किसी बेलन की आधार की त्रिज्या 14 सेंटीमीटर है, इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 880 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो इसका आयतन क्या होगा। देखिए बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, आप बेलन का आप थोड़ा सा फिगर देख लीजिएगा, तो बेलन ऐसे होता है। और बेलन के अगर कर्व सरफेस एरिया की हम बात करें तो 2 पाई आर एच होता है। अगर वॉल्यूम की बात करें, आयतन की बात करें, तो पाई आर स्क्वायर एच होता है। लेकिन याद रखिएगा कि इसका रेडियस 14 है, तो आयतन निकालने के लिए आपको हाइट चाहिए, जो कि हाइट इसमें कहीं दिया हुआ नहीं है, तो हम इसका सहारा लेंगे। कर्व सरफेस एरिया कितना है 880 और 2 हो गया, और पाई का वैल्यू 22/7, और रेडियस कितना दिया है 14 दिया 14, और ये कितना हो गया h, तो 7 से कटेगा 2 बार में, यानी कि 22 दूना के 44 और दूना 88 से ही कट जाएगा 10 बार में, तो h बराबर क्या हो गया 10 हो गया। अगर हम बात करते हैं इसका वॉल्यूम निकालने का, तो पाई का वैल्यू लेना है आपको 22/7, और रेडियस हो गया 14 गुना 14, और हाइट हो गया 10, 7 से कटेगा 2 बार में, ठीक है, तो हो जाएगा आपका कितना 22 दूना के 44 दहा के 440 गुना 14, तो 14 चौका 56 का 6 हाथ में 5, 14 चौका 56 और 5 कितना हो गया 61, 160, जो कि ऑप्शन नंबर किस में है डी में है। ऑप्शन नंबर किस में है डी में है। आइए अगले सवाल की तरफ चलते हैं कि 20 और 62 के बीच सभी अभाज्य संख्याओं की माध्यिका क्या होगा। तब 20 और 62 के बीच में चलेंगे, तो 20 और 62 के बीच की अगर बात करते हैं, इसके बीच में प्राइम नंबर क्या होता है कि वैसी संख्या जो स्वयं और एक के अलावा किसी से न कटे, यानी कि 20 के बाद प्राइम नंबर आपका 23 आ गया, 23 के बाद में 27 नहीं होगा 29 हो जाएगा, 29 के बाद में देखेंगे तो 31 हो जाएगा, फिर 33 नहीं होगा, फिर 37 हो जाएगा, 37 के बाद में देखेंगे तो 39 भी नहीं होगा, आपका कितना होगा 41 होगा, आपका कितना होगा 41 होगा, 41 के बाद 43 होगा, 43 के बाद आपका 47 होगा, और 47 के बाद आप देखेंगे तो आपका 51 नहीं होगा 53 हो जाएगा, 53 के बाद देखिएगा तो 57 भी नहीं होगा, 57 के बाद आपका 61 होगा। अगर माध्यिका की बात करेंगे तो पहले जोड़िए, यहाँ पे ध्यान दीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और देखिए कहीं कुछ इधर उधर नहीं रहा है 9, और कुछ छूट तो नहीं रहा है 62 से पहले, अगर हाँ एक तो छूट रहा है ना 59, क्या है आपका 59, और फिर क्या हो गया आपका 61, यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हो गया, यानी कि 10 में 2 से भाग देंगे तो जो 5वां नंबर आएगा उसको देखिए 1 2 3 4 5, और इधर से 1 2 3 4 5, यानी दोनों को जोड़ के 2 से भाग देंगे। मीडियन यानी माध्यिका का मतलब होता है कि कोई भी जो डाटा दिया है उसको एक सीरीज में बनाइए, या तो असेंडिंग ऑर्डर में या तो डिसेंडिंग ऑर्डर में। और आपका मान लीजिए कि 9 को डाटा होता तो 9 में क्या करते, एक जोड़ के 2 से भाग देते तो 5वां वाला आंसर डायरेक्ट होता, लेकिन ये डाटा 10 तो है, तो 10 में 2 से भाग दिए तो 5, इधर से काउंट किए तो 5 पे आपका 41 हो गया, इधर से काउंट किए तो 5 पे आपका 43 हो गया, इसमें 2 से भाग दे दीजिए तो 4, और ये 8 में 2 से भाग दिए तो कितना हो गया आपका 42 मीडियन हो गया, जो कि ऑप्शन नंबर कहाँ है तो बी में है। तो ये बहुत ही शानदार प्रश्न था और बहुत ही लाजवाब, ठीक है ना। आइए अगले 83 नंबर प्रश्न पे, तो 9 मीटर ऊंचे खंबे की छाया 3√3 मीटर लंबी होने पर सूर्य का उन्नयन कोण क्या होगा। देखिए 9 मीटर ऊंचा एक खंबा है और इसकी छाया बना है 3√3, इसको काटिएगा तो ये √3 बार में कटेगा और कितना एक बार में। कह रहा है कि सूर्य का उन्नयन कोण, उन्नयन मतलब ऊपर वाला कोण, अगर यहाँ √3 है तो ये 60 डिग्री होगा, ये कितना होगा 30 डिग्री होगा। अगर सूर्य का उन्नयन कोण की बात करें तो यही आपका 60 डिग्री आंसर हो जाएगा। कितना डिग्री आंसर हो जाएगा तो 60 डिग्री आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगर हम बात करते हैं 84 नंबर सवाल की, तो शहर की जनसंख्या में वार्षिक रूप से 10% की वृद्धि होती है, इसकी वर्तमान जनसंख्या कितना है 21,000 है, तो 3 वर्ष के बाद जनसंख्या कितनी हो जाएगी। अगर 10% वृद्धि का मतलब हो गया 1/10, तो 10 में 1 जोड़ दिए तो कितना हो गया 11/10। अगर हम बात करते हैं कि 3 साल बाद, तो 11/10, 11/10 कितना बार में तो 3 बार में, कितना बार में तो 3 बार में। यह 3 जीरो से 3 जीरो खत्म हो गया, तो 21 गुना हो जाएगा 1331, क्योंकि 11 का क्यूब कितना होगा 1331, 21 का 1 और हाथ में 2, 21 यहाँ 63 2 65 का 5 हाथ में 6,
और 63 5 68 का 8 हाथ में 6 और 21 6 कितना हो गया 27। तो 27,000 कितना हो जाएगा 851। किधर दिख रहा है जी, कुछ गड़बड़ा गया क्या, फिर से गुना करते हैं। किसका एक और हाथ में कितना 2, 21 तिया 63 2 65 का 5 और हाथ में 6, 21 तिया 63, अच्छा 63 6 69 ना हो जाएगा 69। और फिर आपका 21 और ये 6 कितना हो जाएगा 27, यानी कि 27,951। 27,951 का ऑप्शन नंबर ए में आपका बिल्कुल राइट आंसर हो गया 27,951, जो कि 84 नंबर सवाल पे था। आइए लास्ट सवाल के बारे में चलते हैं 85 नंबर। और आप लोग यहां तक अगर देखते देखते पहुंच गए हैं तो बहुत बहुत धन्यवाद, ठीक ना। तो 85 नंबर सवाल देखिए कि 3 वर्ष पहले 3 ईयर बिफोर, एक पहले पिता की आयु पुत्र की आयु यानी कि फादर का और उसके सन का कितना है 8:3। 4 वर्ष बाद यानी कि आफ्टर 4 ईयर इसका जो रेशियो हो गया 11:5। तो पिता की वर्तमान आयु क्या है, सुनिए हम आप लोगों को जैसे इसका 3 तरीका है, एक बेसिक है, एक क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, एक गैपिंग वाला है। एज वाले क्वेश्चन में अगर पिता पुत्र माता पिता बेटी माता कुछ भी दिया रहे, अगर दोनों के एज का डिस्कशन किया गया तो गैपिंग कॉन्सेप्ट का यूज करेंगे। अगर हम बात करते हैं गैपिंग मेथड का तो इसके बीच में गैप कितना का है, तो गैप कितना का है तो 5 का है, और इसके बीच में गैप कितना का है तो 6 का है। गैप कितना का है 6 का है। गैप से ऊपर नीचे गुना कर दीजिए, इधर 6 से गुना कर दीजिए, इधर भी 6 से, इधर 5 से गुना कर दीजिए, इधर भी 5 से गुना कर दीजिए। तो 18 से कितना हो गया 25, मतलब कितना बढ़ गया 7। और इधर बात करिएगा 48 से बढ़ गया 51, 55, तो ये भी 7, मतलब 7 का वैल्यू कितना दिया है 4 और 3 7 साल दिया है। तो 1 का वैल्यू कितना हो गया 1 साल हो गया। लेकिन अगर फादर का परसेंटेज निकालना है, फादर का वर्तमान निकालना है, तो 3 वर्ष पहले इसका रेशियो कितना था 8 6 48, यानी कि 48 का वैल्यू निकालेंगे। 1 का वैल्यू 1 साल था, 48 का वैल्यू 48 साल। लेकिन कह रहा है कि वर्तमान, ये तो 3 साल पहले का है ना, तो प्रेजेंट के लिए आप क्या करेंगे, इसमें 3 साल जोड़ देंगे तो 48 3 कितना हो गया 51, जो कि ऑप्शन नंबर किस में है बी में है। यानी कि पिता का जो वर्तमान एज है वो 51 साल हो गया। तो दोस्तों आज का जो एपिसोड था, यानी कि आज का जो हम लोगों का सवाल था 85 नंबर तक, यानी कि आपका जो 35 क्वेश्चन था, तो पूरा का पूरा डिस्कशन हम अच्छे तरीके से करा दिए। आपको अगर किसी भी सवाल में डाउट हो, किसी मेथड का तलाश हो या कुछ भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट करिएगा, ठीक है ना। और ऐसे आप लोग वीडियो को वॉच करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, आपका समय शुभ रहे।